हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो फाइनली 12 चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं जो एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट की थी, और आज मैं लेकर आई हूँ नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन का नेक्स्ट लेवल। अभी आज के सेशन में टाइम कम बचा है और आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी है, तो हमने डिसाइड किया कि ये जो लास्ट के 3 चैप्टर्स हैं इनका वेटेज एनीवेज कम है। चैप्टर नंबर 13 का वेटेज 2 to 3 मार्क्स है, चैप्टर नंबर 14 का वेटेज 2 to 3 मार्क्स, और चैप्टर नंबर 15 में से भी 1 या 2 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। तो जिन लोगों को सिर्फ पास होना है वो लोग अगर ये लास्ट के चैप्टर ऑप्शन में भी छोड़ देंगे या सिर्फ इतना एमसीक्यू प्रैक्टिस करके जाएंगे तो भी सफिशिएंट है। लेकिन जिन लोगों ने साल भर पढ़ाई की है, जिनको 100 में से 100 मार्क्स चाहिए बायोलॉजी में, तो आप लोगों के लिए भी ये एमसीक्यू सेशन हेल्पफुल होगा। मैं आज के सेशन में अप्रोक्सीमेटली 30 एमसीक्यू सॉल्व करवाने वाली हूँ, इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है लेवल 1 एंड लेवल 2 बोथ। मतलब आज जो हम एमसीक्यूज लेकर आए हैं दोनों एक साथ लेवल के लेकर आए हैं, थोड़े इजी लेवल एंड थोड़े डिफिकल्ट लेवल। फिर इसके बाद डायरेक्ट चैप्टर नंबर 14 का एमसीक्यू सेशन आएगा और उसके बाद डायरेक्ट चैप्टर नंबर 15 का एमसीक्यू सेशन आएगा, क्योंकि टाइम कम है और कंटेंट ज्यादा कवर करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज सेशन। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से बोल दूं कि आप अपने साथ एक नोटबुक लेकर बैठो। जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा वैसे ही आपको क्वेश्चन पढ़कर आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है, फिर वीडियो सोल्यूशन देखना है, और फिर लास्ट में जब वीडियो खत्म हो जाएगी तो आप लोगों को कमेंट करना है कि आपके आज कितने क्वेश्चन करेक्ट आए। यस, तो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशंस इज बेस्ड ऑन हेल्पिंग ईच अदर? बताओ, एक दूसरे की मदद करने के लिए कौन सा एसोसिएशन इसमें से यूजफुल होता है? मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ कि समझो आप बोर्ड एग्जाम देने गए हो, आपके आगे आपका फ्रेंड बैठा है, आप उसको बोलते हो कि तू फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ के आ, मैं मैच द कॉलम पढ़ के आऊंगा, अपन दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो ये हेल्पिंग नेचर वाला एग्जाम्पल किसका है? प्रिडेशन, मतलब एक शिकार करेगा और एक शिकार बनेगा, तो एक का फायदा और एक की जान जाएगी। पैरासाइट में भी यही होता है, मच्छर अपने को काटता है तो मच्छर को खाना मिलता है और हमको नुकसान हो जाता है। कंपटीशन में दोनों का लॉस होता है, जब भी मारा मारी होती है दोनों को चोट लगती है। लेकिन म्यूचुअलिज्म एकमात्र ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें दोनों का फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइकेंस यानी अलगे और फंगस। तो म्यूचुअलिज्म इज द इंटरेक्शन वेयर बोथ द पार्टीज आर बेनिफिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। किलिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर फूड इज नोन एज किलिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर फूड इज नोन एज व्हाट? जब भी हम ऑर्गेनिज्म को अपने खाने के लिए किल करते हैं तो उस टाइप के इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? अभी यहाँ पे एक को मार रहे हैं ना तो दूसरे का फायदा हो रहा है। किलिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर फूड मतलब ये इंसान का फायदा हो रहा है और इसका लॉस हो रहा है। तो ऐसा इंटरेक्शन हमको कहाँ देखने मिलता है? इसमें भी हम मारते हैं और इसमें भी पैरासाइट होता है। यहाँ पे तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव और जीरो, ये दोनों तो नहीं आएगा। इन दोनों में से एक बताओ। यहाँ पे शिकार और शिकारी वाला सिनारियो कहाँ देखने मिलता है? कौन शिकार करता है? प्रिडेटर। और शिकारी, शिकारी मतलब अपना प्रिडेटर और प्रे मतलब अपना शिकार। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? प्रिडेशन। क्योंकि पैरासाइट में अगर हम देखें तो कोई मारता नहीं है, पैरासाइट मच्छर अपने को मारता नहीं है, मच्छर सिर्फ अपना खून चूसता है। लेकिन प्रिडेशन में सीधा मार दिया जाता है, जैसे स्नेक को ईगल मार देता है। सो ईगल इज द प्रिडेटर एंड स्नेक इज द प्रे। स्नेक चूहे को मार देता है, सो स्नेक इज द प्रेडेटर एंड चूहा इज द प्रे। तो यहाँ पर किलिंग वाला ऑप्शन आएगा, मतलब प्रेडेशन वाला ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट? इतना याद रखो, मैं बार बार आपको पॉपुलेशन इंटरेक्शन वाला टॉपिक इसलिए करा रही हूँ, मतलब ये क्वेश्चन हम ज्यादा इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन इंटरेक्शन में से आपको एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा ही आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट? लाइकेंस शो म्यूचुअलिज्म, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था। ओके, नेक्स्ट, सी एनीमोन एंड क्लाउन फिश। सी एनीमोन और क्लाउन फिश मतलब ऐसी ऐसी जो सी एनीमोन्स होती है और क्लाउन फिश जो इनके बीच में छुपी हुई होती है, तो इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है? कमेंसलिज्म वाला रिलेशनशिप है ना, इनके बीच में कंपटीशन नहीं है, देयर इज नो कंपटीशन। तो रॉन्ग। मोनार्क बटरफ्लाई एंड बर्ड, कमेंसलिज्म नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा, ये तो दोनों सेम फंक्शन करते हैं, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो यहाँ पे एक ही करेक्ट ऑप्शन है, लाइकेंस विच शो म्यूचुअलिज्म, क्योंकि लाइकेंस बनता है अलगे और फंगस से। अलगे फोटोसिंथेसिस करके खाना प्रोवाइड करता है, फंगस मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। आंसर इज म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Who among the following has given competitive exclusion principle? अभी ये प्रिंसिपल का मतलब क्या है? समझो दो स्पीशीज है, ओके, और दोनों स्पीशीज एक साथ रहते हैं पर दोनों स्पीशीज पावरफुल है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है कि जब एक पावरफुल स्पीशीज मतलब अपना खाना ढूंढने आई है तो दूसरी पावरफुल स्पीशीज घर पे बैठे, मतलब अपने एरिया में रहे, क्योंकि दोनों पावरफुल स्पीशीज एक टाइम पे एक एरिया में नहीं रह सकते, दोनों के बीच में झगड़ा होगा और फिर उसमें से जो वीक स्पीशीज होगी वो मर जाएगी और जो पावरफुल स्पीशीज होगी तो वो सरवाइव करेगी। तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मतलब क्या होता है कि दोनों एक साथ नहीं रह सकते, कंपटीशन को निकालना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। और ये कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? फिजिक्स में भी इस साइंटिस्ट का नाम आता है, गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। डार्विन सर ने नेचुरल सिलेक्शन बताया था, लेमार्क ने ये अपना क्या बोलते हैं अडेप्टेशन वगैरह बताया था, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का थ्योरी, एंड मेंडल ने इनहेरिटेंस के बारे में बताया। सो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ये देखो, गॉस ने कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया था। इस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, इसमें से कभी ना कभी ऐसा होगा कि जो वीक स्पीशीज है वो मर जाएगी और फिर स्ट्रॉन्ग स्पीशीज रूल करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पैरासाइटिक बर्ड लेज इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट and lets the host incubate them, it is called as dash। अभी ये जैसे ही बर्ड का नाम आता है ना मेरे दिमाग में तुरंत घंटी बज जाती है, इट्स वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन। कौवे और कोयल का एग्जाम्पल है। पैरासाइटिक बर्ड कौन है यहाँ पे? कोयल, जो सुनने में इतनी सुरीली सुनाई देती है लेकिन है एक नंबर की विच। तो जब कोयल अपने अंडे कौवे के नेस्ट में डाल देती है तो कोयल के अंडे में से बच्चे बाहर आ जाते हैं और उसके बच्चे आके तुरंत कौवे के अंडे को नीचे गिरा देते हैं। 3 इडियट्स मूवी में भी अपन ने देखा। तो ऐसे टाइप के पैरासिटिज्म को हम क्या बोलते हैं? मैं एक नाम बता रही हूँ, क्लेप्टोपैरासिटिज्म। एक नाम मैं बता रही हूँ, क्लेप्टोपैरासिटिज्म। क्लेप्टोपैरासिटिज्म का दूसरा नाम क्या है? गेस व्हाट इज अनदर नेम फॉर क्लेप्टोपैरासिटिज्म? ब्रूड पैरासिटिज्म। ये देखो, यहाँ पे बर्ड्स अपने अंडे दूसरे होस्ट बर्ड के नेस्ट में डालते हैं और फिर वो जो पैरासाइटिक बर्ड है उसके बच्चे होस्ट बर्ड के बच्चों को नीचे गिरा देते हैं। वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश। आपके 13th चैप्टर के लास्ट पेज पे दिया है, 4 अलग अलग डे दिए हैं, उसमें से एक है वर्ल्ड ओजोन डे। तो वर्ल्ड ओजोन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? अभी ये तो सीधा डेट पूछा है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, डेट याद रहेगी तो लिखोगे, नहीं रहेगी तो नहीं लिखोगे। So all these 4 dates are important: World Earth Day, World Population Day, World Environment Day, and World Ozone Day. Next, well, Cuscuta derives its nutrition from। Cuscuta plant को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? Cuscuta plant एक टाइप का पैरासाइटिक प्लांट है। ये प्लांट अपने होस्ट प्लांट के ऊपर ग्रो होता है और होस्ट का पूरा न्यूट्रिएंट सक कर लेता है। तो कस्क्यूटा प्लांट को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे? अपने होस्ट से। कस्क्यूटा एक पैरासाइटिक प्लांट है। ये पैरासाइटिक प्लांट अपने ग्रोइंग ऑन हेड्स प्लांट्स, देखो कस्क्यूटा के पास खुद का क्लोरोफिल नहीं है, खुद का लीफ नहीं है, तो ये अपने होस्ट प्लांट से न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्व करता है, पूरा सक कर लेता है। नेक्स्ट, रिसोर्स पार्टीशनिंग हेल्प्स इन। अब रिसोर्स पार्टीशनिंग मतलब क्या होता है? मैंने यहाँ पे बर्ड्स का एग्जांपल दिया था। समझो कि अगर सारे के सारे बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स रहते हैं जंगल में, अगर सारे बर्ड्स वेजिटेरियन बन जाएं और सारे बर्ड्स को फ्रूट्स खाना है, सारे बर्ड्स सिर्फ फ्रूट्स खाना चाहते हैं, तो जंगल के सारे फ्रूट्स खत्म हो जाएंगे लेकिन बर्ड्स का पेट ही नहीं भरेगा और फिर सारे बर्ड्स आपस में फाइट करेंगे, फिर कंपटीशन होगा, फिर किसी ना किसी को मरना पड़ेगा। अगर मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हम क्या कर सकते हैं? हम उनके खाने को डिवाइड कर सकते हैं, उनके रिसोर्स को डिवाइड कर सकते हैं। कुछ बर्ड्स को हम फ्रूट्स दे देंगे, कुछ बर्ड्स सीड खाएंगे और कुछ बर्ड्स इंसेक्ट खाएंगे। मतलब हमने बर्ड्स का न्यूट्रिशन पैटर्न चेंज कर दिया, कुछ बर्ड्स को फ्रूगीवोरस बना दिया, कुछ को इंसेक्टिवोरस और कुछ को सीड ईटर्स। तो ऐसे में हमने क्या किया? रिसोर्स को डिवाइड कर दिया, जो उनका खाना था उसको हमने डिवाइड कर दिया ताकि वो एक साथ खुशी खुशी रह सके बिना एक दूसरे को मारे। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या करता है? कंपटीशन कम करने में हेल्प करता है। इट रिड्यूसेस द कंपटीशन। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? रिसोर्स पार्टीशनिंग रिड्यूसेस द कंपटीशन। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? नीचे कमेंट करो सब लोग,
मैंने आंसर बोल दिया ऑलरेडी, आपको सिर्फ टिक करना है। नेक्स्ट, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाय डैश। कैरिंग कैपेसिटी मतलब क्या होता है, जैसे समझो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, अभी अगर प्लांट को सनलाइट नहीं मिलेगी तो क्लोरोफिल पिगमेंट एक्टिवेट नहीं होगा, जिसके वजह से देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस। तो सनलाइट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस। तो जिस चीज के वजह से हमारा प्रोसेस रुक जाता है उस चीज को बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। जैसे पानी के बिना आपका प्लांट ग्रो नहीं हो सकता, सो वाटर इज द कैरिंग कैपेसिटी। जैसे लाइट के बिना हम पढ़ाई नहीं कर सकते, सो लाइट इज द कैरिंग कैपेसिटी। जैसे चार्जर के बिना मोबाइल काम नहीं कर सकता, सो चार्जर इज द कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी मीन्स समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बिना काम रुक जाएगा। तो कैरिंग कैपेसिटी मतलब क्या बताता है, ये हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज बताता है कि ये चीज कम है, इस वजह से तुम्हारा प्रोसेस पूरा नहीं हो रहा है। सो कैरिंग कैपेसिटी डिटरमाइन लिमिटिंग रिसोर्सेज। कैरिंग कैपेसिटी क्या बताता है, लिमिटिंग रिसोर्स। नेक्स्ट, इफ n is the population density at time t, then population density of the population at time t plus 1 will be dash। देखो हमको बेसिकली इधर पे पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला पूछा है, टू बी ऑनेस्ट। तो फॉर्मूला क्या है आपको भी पता है, n t plus 1 इज इक्वल्स टू n एट टाइम t, ब्रैकेट्स में सबसे पहले बर्थ प्लस इमिग्रेशन, कितने लोग पैदा हुए कितने लोग बाहर से अंदर आए, माइनस डेथ प्लस एमिग्रेशन। तो दिस इज द फॉर्मूला। अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, दिस इज द मेन फॉर्मूला। आपको बस ढूंढना है ये कौन से ऑप्शन में, ये फॉर्मूला कौन से ऑप्शन में, देखो और बताओ। फॉर्मूला डिक्टो ये मैच करके आपको बताना है कि कहाँ पे है ये ऑप्शन। चलो जल्दी जल्दी देख के बताओ करेक्ट आंसर क्या आएगा। आप लोगों को मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि अगर आप लोगों ने हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो आप लोगों का बहुत लॉस हो रहा है, क्योंकि हमारे ऐप पे हमने बहुत सारा फ्री मटेरियल दिया है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट वाली लिस्ट है और ये फ्री मॉक टेस्ट है। यहाँ हमने आपको 200 फ्री एमसीक्यूज दिए हैं जो सीईटी बच्चे और नर्सिंग के बच्चे दोनों के लिए यूजफुल है। आपको बस ऐप इंस्टॉल करके लॉगिन करना है और लॉगिन करके फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में जाके आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है एंड इट विल इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस इन योर सीईटी एग्जाम। आपको अगर मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस करने हैं तो आप हमारा मॉक टेस्ट वाला कोर्स परचेस कर सकते हो, इसकी प्राइस बहुत कम हो चुकी है। तो जिन बच्चों को बहुत टाइम से रुके थे कि मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है लेकिन उतना बजट नहीं है, तो अब आपके पास करेक्ट चांस है, एग्जाम के लिए टाइम कम है, तो फटाफट से हमारा मॉक टेस्ट वाला कोर्स परचेस करो, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए हैं, 2000 से ज्यादा एमसीक्यूज हैं। तो प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग मॉक टेस्ट टुडे। वी हैव सेट दीज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सीईटी एग्जाम पैटर्न, सारे पीवाईक्यूज हैं एंड दिस इज हेल्पफुल फॉर सीईटी एज वेल एज नर्सिंग स्टूडेंट। चलो, और अगर आपको कोर्स परचेस करते वक्त कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज या कॉल करके अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन इंक्रीजेस इफ ए इज मोर देन बी, आइडेंटिफाई ए एंड बी। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है ना, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है मतलब कब इंक्रीज होगा पॉपुलेशन, जब बच्चे ज्यादा पैदा होंगे और लोगों की डेथ कम होगी। बच्चे पैदा होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेटिलिटी, और जब बच्चे मरते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्टेलिटी। तो जब बच्चों का बर्थ ज्यादा होगा, मतलब अगर नेटिलिटी ज्यादा है और अगर मॉर्टेलिटी कम है, मतलब अगर लोगों की डेथ कम हो रही है, किसी सोसाइटी में लोग मर ही नहीं रहे हैं और बच्चे पैदा होते जा रहे हैं, तो वहां पे पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा। सो ए इज नेटिलिटी एंड बी इज मॉर्टेलिटी। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इज डैश। अभी हमने पॉपुलेशन कर्व पढ़ते टाइम 3 टाइप के एज ग्रुप्स पढ़े थे, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। तो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप मतलब क्या होता है, टीनेज, जब बच्चे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, बिफोर टीनेज, बिफोर टीनेज। तो 0 से लेके 14 ईयर्स, दिस इज कॉल्ड एज प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप मतलब क्या होता है, जब फीमेल्स का मीनोपॉज चालू हो जाता है, यानी कि 45 ऑनवर्ड्स, 45 से आगे जब भी जाएंगे, तो दिस इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, मतलब इसके आगे फीमेल्स रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते।
तो अब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में क्या आएगा, ये ऐसा एज ग्रुप है जहां पे यंग जनरेशन सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में क्या आता है 15 to 14 ईयर्स 45 ईयर्स, ठीक है। ये देखो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। चलो आगे बढ़ते हैं। द फैक्टर विच डिटरमाइंस द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज डैश। कौन से फैक्टर की वजह से पॉपुलेशन काउंट चेंज होता है? बच्चे ज्यादा पैदा हुए तो भी पॉपुलेशन चेंज होगा, अगर ज्यादा लोगों की डेथ हो गई तो भी पॉपुलेशन चेंज होगा। तो बर्थ रेट ऑल्सो मैटर्स एंड डेथ रेट ऑल्सो मैटर्स, ये दोनों मैटर करता है अगर हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, नाउ दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन, दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन। कोई एक बायोलॉजिस्ट है, वो एक एरिया का पॉपुलेशन स्टडी कर रहे थे, चूहे का, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ रैट्स इन अ बान मतलब एक छोटा सा ऐसे तबेला जैसा है वहां पे। ही फाउंड दैट एवरेज नेटिलिटी वाज 250। नेटिलिटी मतलब बच्चे पैदा, चूहे के बच्चे कितने पैदा हो रहे थे, एवरेज 250 बच्चे थे। तो यहाँ पे हम बर्थ काउंट लिख देते हैं 250। एवरेज मोर्टेलिटी वाज 240, मतलब उनका डेथ रेट कितना था 240। कितने चूहे बाहर से दूसरे एरिया से हमारे एरिया में आए, इमिग्रेशन मतलब बाहर से अंदर आना, तो इमिग्रेशन था 20। और कितने चूहे बाहर चले गए, अपने एरिया के चूहे दूसरे एरिया में चले, इमिग्रेशन था 30। तो आपको यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज पूछा है, तो अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा था NT+1 इज इक्वल्स टू NT+, ठीक है। चलो देखते हैं कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, कितना पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ। चलो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस एमिग्रेशन। ये मैंने अपने वरदान बैच के बच्चों को करवाया था, तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। NT बर्थ कितना दिया है, 250 चूहे पैदा हुए तो 250, और कितने चूहे बाहर से आए, 20 चूहे बाहर से आए। कितने चूहों की डेथ हो गई, 240 चूहों की डेथ हो गई। और कितने चूहे बाहर गए, 30 चूहे बाहर गए, ठीक है। चलो आगे लिखते हैं। तो यहाँ पे आएगा 270 माइनस 270, तो इसका आंसर क्या आएगा NT+0। मतलब ना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ ना पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पे पॉपुलेशन में कुछ चेंजेस होंगे क्या, जितना पॉपुलेशन था उतना ही है, देयर इज नो चेंज इन द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में कुछ इंक्रीज हुआ क्या, नहीं, देयर इज नो चेंज, जीरो चेंज इन द पॉपुलेशन। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा नीचे कमेंट करो सब लोग, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको सीईटी एग्जाम में आ सकता है। सो एवरीबडी कमेंट इट। आगे बढ़ते हैं। एलन्स रूल अप्लाइज टू, अभी एलन जो है इन्होंने हमको क्या बताया था, बेसिकली अडेप्टेशन टॉपिक से रिलेटेड इन्होंने हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई कि जो एनिमल्स कोल्ड एरिया में रहते हैं, पोलर रीजन्स में रहते हैं, उन एनिमल्स को अपना फैट स्टोर करके रखना होता है ताकि उनकी बॉडी की हीट ज़्यादा रिलीज ना हो। और इसलिए एनिमल्स के ऑर्गन्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे कुछ एनिमल्स की नाक छोटी होगी, कान छोटे होंगे, उनके हाथ पैर छोटे होंगे, ताकि ज़्यादा हीट रिलीज ना हो, ज़्यादा हीट लूज ना हो। तो एलन ने क्या बताया था, माइग्रेशन ऑफ पोलार बेयर अंडर फेवरेबल कंडीशंस। गलत, एलन ने हमको माइग्रेशन के बारे में नहीं बताया था। एलन ने हमको कोल्ड क्लाइमेट वाले मैमल्स के बारे में बताया था कि जो मैमल्स कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं उनको कैसा अडेप्टेशन करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये देखो एलन ने हमको क्या बताया था कि जो मैमल्स कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं उनका बॉडी ऑर्गन छोटा हो जाता है ताकि वो ज्यादा बॉडी हीट लूज ना कर सके। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। अब यहाँ पे आपको रॉन्ग पेयर ढूंढना है। पहली बात तो रेगुलेटर मतलब क्या होता है, जो कांस्टेंट एनवायरनमेंट मेंटेन करते हैं। और कन्फर्मर मतलब क्या होता है, ये अपना एनवायरनमेंट कांस्टेंट नहीं रख सकते, नो कांस्टेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। हाइबरनेशन, एस्टिवेशन। हाइबरनेशन मतलब क्या होता है, जब पोलार बेयर ठंडी से बचने के लिए गुफा में छुप जाते हैं, तो दिस इज करेक्ट, पोलार बेयर हाइबरनेशन करने लगते हैं। और एस्टिवेशन मतलब क्या होता है, गर्मी के मौसम में जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो थोड़ा मॉइस्चर देखने के लिए, मॉइस्चर ढूंढने के लिए जब हमारे फ्रॉग्स या स्नेल जब मिट्टी में या ठंडी जगह पे छुप जाते हैं तो उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। हाइबरनेशन मतलब गर्म जगह पे छुपना, एस्टिवेशन मतलब ठंडी जगह पे छुपना। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट।
एलन ने हमको क्या बताया था कि जब हमारे बॉडी ऑर्गन्स छोटे छोटे होंगे तो हमारी हीट रिलीज नहीं होगी, तो ये भी करेक्ट है, ये गलत है। अगर हम छिपकली की बात करें तो लिजर्ड इज नॉट अ रेगुलेटर, क्योंकि लिजर्ड, डेजर्ट लिजर्ड क्या करती है, लिजर्ड अपना एनवायरनमेंट कांस्टेंट नहीं रख सकती। जब लिजर्ड को गर्मी लगती है तो ये पेड़ के नीचे की छांव में छुप जाती है ताकि इसको ठंडी मिले, और जब लिजर्ड को ठंडी लगती है तो ये पत्थर के ऊपर धूप सेकने चली जाती है। So lizard is not a regulator. Lizard is an example of conformers. So this is the wrong option. Okay. Next. Conformers cannot maintain their. Conformers क्या maintain नहीं कर सकते? कोई भी एनिमल जब किसी न्यू एरिया में जाता है तो वो अपना अडेप्टेशन दिखाता है, लेकिन सारे एनिमल्स अडेप्टेशन नहीं कर सकते। तो जो एनिमल्स अडेप्टेशन नहीं कर सकते वो क्या अडेप्ट नहीं कर सकते, वो नए टेम्परेचर में खुद को अडेप्ट नहीं कर सकते, वो अपना कॉन्सेंट्रेशन अडेप्ट नहीं कर सकते। कभी भी अडेप्टेशन की वजह से बॉडी का शेप नहीं बदलेगा, आपका इंटरनल एनवायरनमेंट अडेप्ट होता है। इंटरनल एनवायरनमेंट म्हणजे काय, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, वाटर कॉन्सेंट्रेशन, पीएच, टेम्परेचर, ये सारी चीजें आती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये देखो, ऑस्मो कन्फर्मर्स कौन होते हैं, जो अपना ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन या अपने बॉडी का पीएच या टेम्परेचर बैलेंस नहीं कर सकते। ये देखो टेम्परेचर, तो दैट लाइक दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एज कन्फर्मर। नेक्स्ट, which of the following statements is correct? Okay, let's see. Emigration is outward movement of individuals. E मतलब एग्जिट करना म्हणजे बाहेर जाणं। तो एमिग्रेशन मतलब जब हमारे एनिमल्स बाहर चले जाते हैं, अपना एरिया छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, दैट इज एमिग्रेशन। इमिग्रेशन मीन्स आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम पॉपुलेशन, गलत। इमिग्रेशन मतलब अंदर आना, इन, जब कोई और पॉपुलेशन का इंडिविजुअल हमारे ग्रुप में आ जाता है, दिट इज इमिग्रेशन। एमिग्रेशन कॉजेज इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। एमिग्रेशन की वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होती है, करेक्ट नहीं, गलत, दिस इज ऑल्सो गलत। अगर हमारे ग्रुप में 10 लोग रह रहे हैं और इसमें से अगर 2 लोग चले गए बाहर तो हमारे ग्रुप में सिर्फ 8 लोग बचेंगे, तो यहाँ पे पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। लायन और डियर, लायन डियर का शिकार करता है, तो लायन इज द प्रेडेटर एंड डियर इज द प्रे। ये बेचारा शिकार बन जाता है, तो यहाँ पे इसका फायदा होगा, इसका लॉस होगा। सो दिस इज रॉन्ग, एक का फायदा है, एक का लॉस। ह्यूमन बींग्स और मस्कीटो, मस्कीटो जब ह्यूमन बींग्स को खाता है, काटता है, तो मस्कीटो का फायदा होता है, ह्यूमंस का लॉस होता है। तो ह्यूमंस का लॉस होगा, मस्कीटो का फायदा होगा, तो ये करेक्ट है। हमको रॉन्ग पेयर फाइंड आउट करना है। सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश, सी एनिमोन के बीच में क्लाउन फिश जाके छुप जाता है, जिससे सी एनिमोन को कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट क्लाउन फिश का फायदा होता है। सो ये भी करेक्ट है, ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, लॉजिस्टिक ग्रोथ अकर्स व्हेन देयर इज डैश। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग में स्लो, फिर फास्ट, फिर स्लो ग्रोथ। मतलब स्टार्टिंग में वी विल सी लैग फेज, then log phase and then stationary phase. तो ऐसा कब होता है, when there is limited resource, when the competition begins. तो logistic growth curve कब होता है, no resistance from increasing population, unlimited food, गलत। fixed carrying capacity मतलब जब हमारे पास limited resources available रहेंगे तब logistic growth curve होता है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि आपके पास resources खत्म होने लग जाते हैं, तो तब हमको सिग्मोइड ग्रोथ कर्व देखने मिलता है। नेक्स्ट, अडेप्टेशन में बी, एनिमल्स जब अडेप्टेशन करते हैं तो कैसे टाइप का अडेप्टेशन देखने मिलता है, उनके बिहेवियर में चेंजेस होते हैं। जैसे लिजर्ड का एग्जांपल हमने दिया, वो अपना बिहेवियर पैटर्न चेंज करते हैं। उनका फिजियोलॉजिकल, इंटरनल टेम्परेचर, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल 2 साल में नहीं, लेकिन जब सेंचुरीज जाने लगेगी तो एनिमल्स का इंटरनल ऑर्गन स्ट्रक्चर भी चेंज होने लगेगा। जैसे कि जब बंदरों ने जमीन पे चलना चालू किया तो हम मतलब ह्यूमंस हैव डिराइव्ड फ्रॉम एप्स, तो बंदर की पूंछ होती थी, हमारी पूंछ नहीं है, क्योंकि हमने जमीन पे चलना चालू किया। पूंछ का काम होता था झाड़ पे लटकना। तो जैसे हमारा धीरे धीरे करके स्ट्रक्चर चेंज हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स,
वैसे ही ऑर्गेनिज्म जब अडेप्टेशन करते हैं तो उनका मॉर्फोलॉजिकल चेंज होता है, बट बहुत टाइम लगता है उसमें। जैसे अपेंडिक्स छोटा हो जाना ह्यूमंस का, दिस इज ऑल्सो मॉर्फोलॉजिकल चेंज। ऐसे बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, तो अडेप्टेशन की वजह से ये सारे चेंजेस होते हैं। अडेप्टेशन शो मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, ऑल द चेंजेस। नेक्स्ट, cryptically colored camouflage is a technique through which prey can do dash। क्रिप्टिकली कलर्ड मतलब क्या होता है, जैसे समझो कोई मेंढक है, मेंढक की स्किन के ऊपर, समझो वो मेंढक ब्लैक कलर का है, ग्रे कलर का, और उस मेंढक की स्किन के ऊपर येलो कलर के स्पॉट्स है, तो उसका उस मेंढक को क्या फायदा होगा? व्हाट विल बी द बेनिफिट फॉर दैट फ्रॉग? यस, वो इजीली छुप सकता है सांप से। पत्थर के ऊपर अगर वो मेंढक चिपक जाएगा तो स्नेक को पता ही नहीं चलेगा कि इधर पे मेंढक है, क्योंकि मेंढक का कलर पत्थर के कलर से मैच करता है। या वो मेंढक किसी लीफ के ऊपर बैठ जाएगा तो स्नेक को पता नहीं चलेगा। तो अगर हमारा कोई भी एनिमल जो केमोफ्लाज करता है, जैसे गिरगिट, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। इट फीड्स अबंडेंटली, मतलब उसको ज्यादा खाना नहीं मिलता। लेसन द इम्पैक्ट ऑफ प्रेडेटर, इंक्रीज द नंबर, इंक्रीज नहीं, ये क्या करता है? शिकारी से बच जाता है। इट रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ प्रेडेटर। ये देखो, क्रिप्टिकली कलर्ड केमोफ्लाज टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजीली, मतलब ये अपने शिकारी से इजीली बच जाता है। नेक्स्ट, ओके, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। द नेटिलिटी एंड मोर्टालिटी रेट्स ऑफ 4 कंट्रीज आर गिवन, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। विच वन हैज लीस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? सबसे कम पॉपुलेशन कौन से कंट्री में बढ़ेगा जहां पे डेथ रेट ज्यादा है और बर्थ रेट कम है? ज्यादा लोग मर रहे हैं और कम लोग पैदा हो रहे हैं। आपको उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। देखो, पी कंट्री में 15 लोग पैदा हो रहे हैं और 5 लोग मर रहे हैं, मतलब यहाँ पे 10 लोगों का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। 15 पैदा हुए और 5 मरे, मतलब 10 लोगों का पॉपुलेशन बढ़ा। ठीक है, अभी यहाँ पे 25 लोग पैदा हुए और 10 लोग मरे, तो 15 लोग अभी भी बचे हैं पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। 35 लोग पैदा हुए और 18 लोग मरे, तो यहाँ पे मतलब 17 लोग बचे हुए हैं। 35 माइनस 18 इज 17, आई होप, बराबर ना? देन नेक्स्ट, यहाँ पे 48 लोग पैदा हुए लेकिन उसमें से 41 लोग मर गए उस एरिया में, तो यहाँ पे सिर्फ 7 लोग बचे। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से कंट्री में बढ़ा जहाँ पे ज्यादा लोग बच गए? मैंने क्या किया, अभी समझो आपका एरिया है, आपके एरिया में 100 लोग रहते हैं, अभी इस एरिया में 15 बच्चे पैदा हुए और 5 लोग मर गए, तो 15 बच्चे पैदा हुए मतलब पॉपुलेशन हुआ 115। अभी इसमें से 5 लोगों की डेथ हो गई, मतलब पॉपुलेशन कितना बड़ा बचा? 110, मतलब 10 लोगों का पॉपुलेशन बढ़ा ना, मैंने इधर 10 लिखा है। जितने लोग पैदा हो रहे हैं उसके अलावा उसमें से कुछ लोग मर जा रहे हैं, तो जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बचा है वहां का पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगा। तो कौन से कंट्री का पॉपुलेशन बढ़ेगा, नीचे कमेंट करो। ये क्वेश्चन समझा सबको? कौन से कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा बचेगा? यस, आर कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा बचेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ध्यान से देखो, विच वन हैज द लीस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? कौन से कंट्री में सबसे कम पॉपुलेशन बढ़ रहा है, मतलब सबसे कम ग्रोथ कहाँ हो रही है? मैंने आपको क्या पूछा? सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ हो रही है? सबसे ज्यादा ग्रोथ आर कंट्री में हो रही है, लेकिन हमको लीस्ट ग्रोथ रेट पूछा है, सबसे कम ग्रोथ रेट। जैसे मैंने ध्यान नहीं दिया वैसे आपका भी ध्यान भटक सकता है। मैंने समझा कि यहाँ पे फास्ट ग्रोथ रेट पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है? लीस्ट ग्रोथ रेट, मतलब सबसे स्लो पॉपुलेशन कहाँ पे बढ़ रहा है, जहाँ सबसे कम लोग बचे हैं। तो एस वाली कंट्री में सबसे स्लो ग्रोथ रेट हो, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा एस। लेकिन यहाँ पे अगर लीस्ट की जगह मोस्ट बोला होता तो इसका आंसर आता आर, मतलब ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ बढ़ रहा है? आर में। कम पॉपुलेशन कहाँ बढ़ रहा है? एस में, इधर कम लोग हैं। समझा ऐसे टाइप का क्वेश्चन? नेक्स्ट, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर। ओके, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड ऑर्गेनिज्म, एकदम फर्स्ट टॉपिक का डेफिनेशन है। चलो देखते हैं। पॉपुलेशन मतलब एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म सेम जोग्राफिकल एरिया में मिलते हैं। तो पॉपुलेशन मीन्स ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज, तो इसका आंसर आएगा 2, मतलब ए का आंसर आएगा 2। मिल गया मुझे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक ही ऑप्शन है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, हो गया। 10 सेकंड में आंसर मिल गया।
बाकी भी देख लो, कम्युनिटी मतलब क्या होता है, जब डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं, और ऑर्गेनिज्म मतलब बेसिक इंडिविजुअल यूनिट ऑफ हायरार्की। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मतलब जो गॉस ने हमको बताया था, और गॉस ने हमको क्या बोला था कि जो स्पीशीज इंफीरियर होती है, जो स्पीशीज वीक होती है, वो स्पीशीज एलिमिनेट होगी। पावरफुल स्पीशीज क्यों मरेगी भाई? तो वन स्पीशीज विल बी एलिमिनेटेड विच इज इंफीरियर। जो वीक स्पीशीज होगी वो स्पीशीज एलिमिनेट होगी। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। Two closely related species competing for the same resources, they can coexist indefinitely. मतलब लायन और टाइगर या लायन और लेपर्ड एक साथ खुशी खुशी शिकार करेंगे। मतलब ये लोग लायन और लेपर्ड एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और बोलेंगे चलो हम हिरन का शिकार करने चलते हैं, ऐसा नहीं होगा। टू पावरफुल स्पीशीज कैन नॉट सर्वाइव टुगेदर, दे विल फाइट एंड दे विल टेक द चार्ज। दो पावरफुल, जैसे बोलते हैं ना एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती, वैसा ही सीन है इधर। दे कैन नॉट, यहाँ पे कैन नॉट आना चाहिए था, दे कैन नॉट लिव इनडेफिनेटली टुगेदर, एक ना एक को मरना ही पड़ेगा। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। ओके, अगेन पॉपुलेशन इंटरैक्शन वाला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों का फायदा। तो अलगे एंड फंगस, अलगे का दूसरा नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगे, इसको ब्लू ग्रीन अलगे बोलते हैं। तो म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों का फायदा, ए का आंसर आएगा फाइ। ए का आंसर है फाइ, मुझे मिल गया 10 सेकंड में, मुझे मेरा आंसर मिल गया, ये देखो। बाकी भी मैच कर लेते हैं। कॉमेंसलिज्म मतलब एक का फायदा और एक को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लाइक सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश या कैटल इग्रेट्स वाला एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखो, मोनार्क बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं, नहीं, ऑर्किड ग्रोइंग ऑन अ ट्री। ऑर्किड्स जब ट्री के ऊपर ग्रो होते हैं तो ऑर्किड्स को सहारा मिलता है, बट ट्री को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाकी भी देखते हैं। पैरासाइट मतलब ह्यूमंस एंड मस्कीटो, ये पैरासाइट हमारी बॉडी में ग्रो हो रहा है। देन कंपटीशन, दो स्पीशीज एक साथ फाइट करेंगी, लेपर्ड्स एंड लायंस। एंड प्रिडेशन, मोनार्क बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, बट ये जो बर्ड्स है ये बटरफ्लाई को खा लेते हैं। तो कमेंसलिज्म का एग्जांपल बचेगा ऑर्किड्स एंड ऑन अ ग्रोइंग ट्री। ऑर्किड्स ग्रोइंग ट्री पे ग्रो होके ग्रोइंग ट्री की मदद से अपना न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, बट उससे ट्री को कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिडेशन एंड पैरासिटिज्म आर विच टाइप ऑफ इंटरैक्शन। देखो प्रिडेशन में क्या होता है, स्नेक और ईगल का एग्जाम्पल ले लो। ईगल स्नेक का शिकार करता है तो ईगल का फायदा, स्नेक का लॉस। पैरासिटिज्म में मच्छर का एग्जाम्पल ले लो, मच्छर ह्यूमन को काटते हैं तो मच्छर का फायदा, ह्यूमन का लॉस। तो दोनों में कैसे टाइप का इंटरैक्शन हो रहा है बताओ? दोनों में कॉमन इंटरैक्शन है, आंसर क्या आएगा इधर पे? नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंटरैक्शन। अगेन एग्जांपल्स दिया है। तो प्रिडेशन, कमेंसलिज्म, सबसे पहले कमेंसलिज्म देख लेते हैं। कमेंसलिज्म मतलब एक का फायदा एक का कुछ फर्क नहीं पड़े। तो ऑर्किड्स एंड ट्री का एग्जाम्पल आएगा कमेंसलिज्म, टू का एग्जाम्पल है डी। तो आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा, बाकी दो काट दो। कंपटीशन मतलब दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे। हाँ, अभी इधर देखो, फ्लेमिंगो एंड फिश, आपने देखा होगा फ्लेमिंगो बर्ड और फिश, जब कोई कीड़ा रहता है पानी में, जो इंसेक्ट रहते हैं, देखो फ्लेमिंगो बर्ड मोस्टली समुद्र के ऊपर उड़ते हैं, तो ये बर्ड्स भी छोटे छोटे प्लैंक्टन्स को खाते हैं और फिश भी जू प्लैंक्टन्स को खाती है। फ्लेमिंगो बर्ड और फिश दोनों सेम खाने के लिए फाइट करते, तो दोनों के बीच में कंपटीशन होता है। सो 4 का आंसर आएगा सी। पैरासाइट, एक का फायदा एक का लॉस, मतलब यहाँ पे कस्क्यूटा ऑन हेज प्लांट्स, ये कस्क्यूटा क्या कर रहा है, ये कस्क्यूटा हेज प्लांट का न्यूट्रिएंट सक करेगा, मतलब ये पैरासाइट है। अभी अपन ने देखा था ना कुछ क्वेश्चन पहले, सेम क्वेश्चन आया था, ये पैरासाइट है, ये होस्ट है, ये इसका न्यूट्रिएंट सक करता है। और प्रिडेशन मतलब मार देना, अटैक कर देना, टाइगर डियर को मार देता है। सो 1 का आंसर आएगा बी। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन शो पैरासिटिज्म, एक का फायदा एक का लॉस।
ठीक है। पैरासाइट मतलब यहाँ पे मारेंगे नहीं पर दूसरे ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिएंट सक करेंगे। सी एनीमोन इन क्लाउन फिश, यहाँ पे एक का फायदा हो रहा है और एक को कुछ फर्क नहीं पड़ता, कमेंसलिज्म। अल्गे एंड फंगस, म्यूचुअलिज्म। हाँ, डॉग के ऊपर जो कीड़े होते हैं वो कीड़े क्या करते हैं, टिक्स डॉग का खून चूसते हैं, तो ये पैरासाइट है। टिक्स का फायदा हो रहा है, डॉग्स का लॉस हो रहा है, हमको पैरासाइट पूछा। ऑर्किड्स ऑन मैंगो ट्री, कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट। गॉस के कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है? Two closely related species can occupy the same niche indefinitely for same limiting resources. No two closely related species can survive together. Correct? Larger organism excludes smaller ones through. नहीं, ये गलत है. More abundant species will exclude the less abundant species. गलत. Species की population से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनके power से फर्क पड़ता है. Competition for same resources excludes species having different food preferences. नहीं, ये जो आंसर है ये आंसर रिसोर्स पार्टीशनिंग के लिए करेक्ट है. हमको यहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल पूछा है, ये अलग है और ये अलग है, ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है. रिसोर्स पार्टीशनिंग, तो रिसोर्स पार्टीशनिंग के लिए ये आंसर आएगा, बट एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के लिए ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर. टू ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट स्टे टुगेदर फॉर सेम रिसोर्सेज. ये देखो, टू स्पीशीज which depend on the same resources, they cannot stay together. So अच्छा, one more. वाह, एक और बोनस क्वेश्चन. 31 क्वेश्चंस हो गए. One of the following is positive interaction in a population. पॉजिटिव इंटरैक्शन बोला है. कोयल अपने अंडे कौवे के नेस्ट में डालती है, ये पैरासाइट का एग्जाम्पल है. कोयल का फायदा, कौवे का नुकसान. साइनोबैक्टीरिया एंड फंगस, दिस इज ब्लू ग्रीन अलगे, दिस इज फंगस, लाइकेंस बनते हैं, दोनों का फायदा. प्लाज्मोडियम मस्कीटो, प्लाज्मोडियम का फायदा, मस्कीटो का लॉस. अकासिया थॉर्न्स, तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला जो है ये पॉजिटिव है, बाकी सब कंपटीशन है या पैरासिटिज्म है. अल्गे एंड फंगस वेरी कॉमन एग्जांपल्स. तो दिस इज हाउ चैप्टर नंबर 13 इज डन. आपको फिर से याद दिला रही हूँ, हमारा ऐप इंस्टॉल करके प्लीज ये फ्री वाला मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, इससे आपका फायदा है, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला इससे. आपको ऐप इंस्टॉल करके फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में जाना है और टेस्ट वाले फोल्डर में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे. आप सेम मॉक टेस्ट बार बार सॉल्व कर सकते हो. अगर आपको अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है तो आप हमारा मॉक टेस्ट वाला कोर्स परचेस कर सकते हो. यहाँ पे हमने आपको 2200 से ज्यादा एमसीक्यू प्रोवाइड किए हैं और ये सारे के सारे एमसीक्यू सीईटी पैटर्न से सेट किए गए. ऑल पीवाईक्यूज आर देयर. यू गेट चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट ऑल्सो एंड यू कैन अटेम्प्ट इट 1000 टाइम्स. आप इसको अनलिमिटेड टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हो. अगर आपको कोर्स परचेस करते वक्त कोई क्वेरी है तो आप हमें हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करो. अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो यूट्यूब से फ्री एमसीक्यू सीरीज फॉलो करो, लेकिन पढ़ाई करो. अगर आपने अभी भी पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं किया तो आपको बहुत पछतावा होगा और अभी भी आपके पास टाइम है. आप अभी भी जितना एमसीक्यू सॉल्व करोगे और टेक्स्ट बुक रीडिंग करोगे उतना आपका स्कोर बढ़ेगा. तो आज के सेशन में 31 में से कितने एमसीक्यू आपके राइट आए, जल्दी जल्दी नीचे कमेंट करो. And I'll see you all very soon with chapter number 14 and our surprise sessions. So see you all. Bye bye. Take care.